Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 फरवरी 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थाईलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो अलायंस है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की सभी मेंबर कंट्रीज़ भी आती हैं। तो बताओ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो है करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ समय पर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ ही रहे हैं। तो एक न्यूज़ आर्टिकल आया है विकीपीडिया को लेकर। आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सभी अखबारों के अंदर इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से कवर किया गया है। पाकिस्तान ने विकीपीडिया के ऊपर अभी के समय पर बैन लगा दिया है। तो पूरा का पूरा इशू क्या है समझेंगे, उससे पहले आप ये ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हो। बीबीसी न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा, पाकिस्तान ब्लॉक्स विकीपीडिया फॉर ब्लास्फेमस कंटेंट। देन ऐसे यहाँ पर और भी ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। विकीपीडिया ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ ब्लास्फेमस कंटेंट। तो वैसे आप लोग सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो और विकीपीडिया के बारे में सभी लोगों को पता होगा। विकीपीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फ्री नॉलेज का, है ना। आप लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है तो सबसे पहले ऊपर जो वेबसाइट आती है विकीपीडिया की आती है, वहाँ पर आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और विकीपीडिया ऐसा है कि अगर कोई टाइम अपना वहाँ पर देने लगा तो इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से मिल जाती है। और जो बिगिनर्स होते हैं वो विकीपीडिया के ऊपर ही सबसे पहले जाते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। तो सभी को पता है कि यहाँ पर वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसको हम पीटीए के नाम से जानते हैं, इन्होंने विकीपीडिया को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न आपने यहाँ पर अभी इन आर्टिकल्स में देखा, बताया गया है ब्लास्फेमस कंटेंट। बोला ये जाता है पाकिस्तान के थ्रू कि देखो विकीपीडिया के ऊपर बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के अगेंस्ट में बोलता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस वेबसाइट को ही हम अपने देश में बैन कर रहे हैं। तो फिर एक क्वेश्चन और होगा, क्या इससे पहले विकीपीडिया से बातचीत कर लेते, वो सही रहता? तो बिल्कुल पाकिस्तान ने यहाँ पर विकीपीडिया से बातचीत की थी। इवन जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, इन्होंने विकीपीडिया को वार्निंग देते हुए बोला था कि आपको 48 घंटे दिए जा रहे हैं, जो भी ये कंटेंट है, जो भी यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कंटेंट है, उसको यहाँ पे रिमूव कर दो। लेकिन विकीपीडिया ने इनकी नहीं सुनी है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर बताया जा रहा है। और जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने इस ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया यानी इसको बैन कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो इशू है वो क्लियर हुआ है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूँ पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर भी एक्शन ले चुका है। 2012 से लेकर 2016 तक यूट्यूब भी पाकिस्तान के अंदर बैन था। तो और वो भी यहाँ पर इन्हीं इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर बैन था। हालांकि यहाँ पे दूसरे इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर मामले में। लेकिन अभी हम जो इस वाले आर्टिकल की में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है, क्या और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने विकीपीडिया को बैन कर रखा है? हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने विकीपीडिया के ऊपर, कुछ कंट्रीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको पूरी तरह से बैन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे बेलारूस हो गया, चाइना हो गया, वेनेजुएला, उज़्बेकिस्तान, टर्की,
टुनीशिया, सीरिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, पाकिस्तान, म्यांमार। ये जो कंट्रीज़ के नाम लिए मैंने, यही वो कंट्रीज़ है जहाँ पर विकिपीडिया के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से बैन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टर्की के अंदर पूरी तरह से विकिपीडिया बैन है। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर कुछ कुछ पेजेस को बैन किया गया, कुछ वर्जन्स को बैन किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया ने कुछ सेलेक्टेड पेजेस को यहाँ पर बैन कर रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, यहाँ पर विकिपीडिया को लेकर एक्शन लिया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगी, रीज़न क्या था। सबके रीज़न अलग अलग हैं, लेकिन अभी तक जब आप खुद गूगल पर जाओगे, इसके बारे में सर्च करोगे और इन कंट्रीज़ ने जो बैन लगाया है ना, इसके पीछे का रीज़न ये ब्लास्फेमस कंटेंट वाला नहीं है। मतलब कि इनका ये नहीं कहना है कि हाँ विकिपीडिया के ऊपर इस्लाम के खिलाफ कंटेंट है, इस वजह से हम इनको बैन कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज़ का ये नहीं कहना है, बट पाकिस्तान का जो यहाँ पर रीज़न है वो थोड़ा सा अलग है। जैसा यहाँ पर आपने देखा, आप जब सर्च करोगे ना गूगल पर जाकर वाई टर्की बैन विकिपीडिया, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप पर ही आपको देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है कि टर्की के अंदर जो अर्दोगान है, इनके खिलाफ यहाँ पे विकिपीडिया के ऊपर काफ़ी सारा डेटा मेंशन कर रखा है, इस वजह से इसको बैन कर रखा है। तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, सबके जो रीजंस हैं, जो कारण है इसको बैन करने का, वो अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये ना आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। मतलब मैं कहता हूँ इस चीज़ को रट लेना दिमाग में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये चिड़िया जो है ना लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाली ये प्रजाति है चिड़िया की, ये बहुत कम ही संख्या में बची हुई है। इसको लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी संख्या को बचा सकें, इसकी सुरक्षा कर सकें, इसको प्रोटेक्शन दे सकें, इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकें। इसके लिए बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है। तो अभी आप देख पाओगे एक और इशू निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया था और उस कमेटी ने रिसेंटली एक रिकमेंडेशन दिया है। क्या रिकमेंडेशन दिया है कि हम इन चिड़िया को, इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तभी बचा पाएंगे जब हम कुछ ठोस कदम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज के समय पर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे प्रेजेंटली आज के समय पर गुजरात और राजस्थान के अंदर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और गुजरात और राजस्थान ऐसे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, है ना। हमने काफ़ी बार डिस्कशन भी किया हुआ है। तो बोला ये जा रहा है कि एक तो रीज़न ये हो गया जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को खतरा पहुंच रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रिकल लाइंस, जो बिजली के तार होता है ना। यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट हो गया, कच्छ डेजर्ट हो गया, एक राजस्थान का एक गुजरात का। जो ये डेजर्ट है, जो रेगिस्तान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी पावर लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो इस प्रकार से ये नज़र आ रहा होगा, पीछे ढेर सारी यहाँ पर ऊपर ये जो बिजली के तार हैं वो जा रहे हैं टावर से। और काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन बिजली के तारों से टकरा कर उनकी मृत्यु हो जाए और इनको करंट लग जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आए हैं। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया और उस कमेटी का एक सुझाव है। सुझाव यहाँ पर यह है, बेसिकली 2 सुझाव हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है, नंबर 1 पॉइंट, उस कमेटी ने ये बोला कि जो भी यहाँ पर आप वायर देख रहे हो ना, जो भी ये वायर जा रहे हैं इधर से उधर, इनके अंदर करंट दौड़ रहा है और उसके चक्कर में यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन और खतरे में है। अभी यहाँ पर गिनती की कुछ ही पॉपुलेशन बची है और ये भी ख़त्म हो जाएगी तो समझ लेना ये प्रजाति पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि इन तारों को जो ये ऊपर से लेकर जाया जा रहा है, इसको क्यों ना अंडरग्राउंड लेकर चले जाओ, ठीक है ना। क्यों ना इसको अंडरग्राउंड लेकर चले जाओ, ज़मीन के अंदर से बिछा दो। ऐसे ही आप यहाँ पे कई सारे डेजर्ट में बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना रहे हो। सोलर पार्क बनाने के बाद में उनके तार अगेन ऊपर से जा रहे हैं, ओवरहेड जा रहे हैं तार, और उससे भी यहाँ पर इन चिड़िया को काफ़ी बड़ा खतरा है। तो उन तारों को भी, उन वायर्स को भी अंडरग्राउंड कर दिया जाए, यानी कि ज़मीन के अंदर से लेकर जाओ। अगर ज़मीन के अंदर से लेकर जाते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर इन चिड़िया को आ नहीं पाएगी। जो पॉपुलेशन है वो हम इनको बचा सकेंगे, रीस्टोर कर सकेंगे। ये यहाँ पर इस कमेटी का कहना है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, ये कहना है कि जो यहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो ये कंपनीज़ लगा रही हैं, उनका भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आया, उनका आर्गूमेंट निकल कर आया, क्योंकि इसी चीज़ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई है। यहाँ पर कमेटी क्या बोल रही है कि ज़मीन के अंदर से तार लेकर जाओ। दूसरी तरफ जो ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनका कहना यह है कि ज़मीन के अंदर से तार जो लेकर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ना, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा,
पहले लग रहे थे कम पैसे और अभी ज़मीन की खुदाई करने के बाद में तार बिछाना पड़ेगा अलग से, तो लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा, प्लस पोल्यूशन होने के भी काफ़ी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिग किया जाएगा, एरिया को खोदा जाएगा, तो काफ़ी सारा जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल, वो एनवायरनमेंट के अंदर मिलने वाला है। तो इस प्रकार की कई सारी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के साइड से भी दी गई हैं कि ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर हो सकती हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर धीरे धीरे कॉस्ट इंप्रूव होगा। अगर धीरे धीरे यहाँ पर अगर किसी प्रोजेक्ट में दाम बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, एकदम से झटका लगेगा, सारे तार अगर अंडरग्राउंड बिछाने होंगे तो एकदम से हम लोग को भरपूर मात्रा में कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक इशू निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। तो इस वजह से इस कंपनी ने अपना एक सुझाव दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जो ये तार जा रहे हैं ना, इनके ऊपर डाइवर्टर्स लगा सकते हैं। आपने डाइवर्टर्स के बारे में सुना होगा ज़रूर, नहीं सुना है और मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ना, ये है डाइवर्टर का। तार के ऊपर इस प्रकार से डाइवर्टर को क्लिप कर दिया जाता है। ये बहुत तेज शाइन करता है ना। अब यहाँ पर मान लो ये डाइवर्टर हमने तार के ऊपर टांग दिए, पूरी तरह से ये दिख पा रहे होंगे, ये डाइवर्टर लटके हुए हैं। अब ये चिड़िया अगर तार की तरफ जाती है ना, तो ये बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट होगा, बहुत तेज़ी से चमक छोड़ेगा, जिसके चक्कर में यहाँ पर इनके आँखों के ऊपर वो रिफ्लेक्शन पड़ेगा और ये उस तार के ऊपर नहीं जा पाएंगी। तार के ऊपर ना जाकर ये अपना रास्ता बदल लेंगी चिड़िया, ठीक है ना। तो ये डाइवर्टर्स का भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर डाइवर्टर लगाने से कोई भी गारंटी नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल बर्ड की डेथ रुकी गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। काफ़ी बार डाइवर्टर लगाने के बाद भी जो बर्ड्स हैं वो जाकर वायर से हिट कर जाती हैं और फिर उस करंट की वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दी गई है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखते हैं आगे यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। वैसे एक ही टारगेट रखा गया है, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं उसको, जितने भी यहाँ पे वायर्स हैं उनको ज़मीन के अंदर से लेकर जाया जाए। ये यहाँ पर एकमात्र सोल्यूशन बताया गया है इस कमेटी के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू क्लियर हो चुका है। अब इस पूरे आर्टिकल को देखोगे तो यही पूरा इशू चल रहा है। इसके अलावा अब आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब वो कैसी इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आखिरकार क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। पिछले साल की बात है, आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात होगी, 2022 की बात मैं बता रहा हूँ। एक न्यूज़ और निकल कर आई थी कि गुजरात के अंदर केवल और केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बची हुई हैं, ठीक है। इवन 2018 की हमारे पास में एक काउंटिंग है। 2018 में जो हमने काउंटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग पता ये चला है कि भारत के अंदर, पूरे भारत में 150 से कम ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं। ये वाली जो चिड़ियाँ हैं ना, ये अभी 150 से कम बची हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जिसमें से कुछ राजस्थान में और कुछ गुजरात में। गुजरात में नंबर कम है, राजस्थान में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनकी वजह से इनको और ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। एक बात और ध्यान रखना, इन चिड़िया को हम लोग बोलते हैं हैवीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द प्लैनेट, यानी कि ये उड़ सकती है और ये सबसे भारी बर्ड है। लगभग यहाँ पर इसका वेट 18 केजीज़ के आसपास बताया जाता है, तो 18 केजीज़ की बर्ड है ये, जो कि उड़ सकती है। तो ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो कि पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है और राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो अभी राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है और इंडिया के अंदर में इसको मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड बोला जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है इसकी प्रजाति, ठीक है ना। घासों वगैरह पर रहना, यहाँ पे जो हमारे ग्रासलैंड्स वगैरह है वहाँ पे रहना इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी पॉपुलेशन कुछ एरियाज़ में ही पाई जाती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान गुजरात के अंदर तो मेजर पॉपुलेशंस हैं, यहाँ जो भी पॉपुलेशन है 150 से कम भारत के अंदर इसकी संख्या है और इनमें से जो ज़्यादातर है वो राजस्थान गुजरात में पाई जाती हैं। कुछ इक्का दुक्का आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। थ्रेट्स की बात करें, खतरा मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहला कॉलिजन, यानी कि वही इलेक्ट्रिक वायर जो है, ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं, यहाँ से टकरा जाना। दूसरा, यहाँ पर इसकी हंटिंग भी होती है। हंटिंग कहोगे इतनी कम बची है, शिकार हो रहा है, शिकार यहाँ पे नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, माइग्रेट भी करती हैं इधर से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इधर में। तो होता क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसकी जो हंटिंग है, इसका शिकार है वो किया जाता है मीट के पर्पज़ के लिए, ठीक है। दूसरा, इनके हैबिटेट जो है वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। जिन जिन एरिया में पाई जाती हैं ये वो एरियाज़ यहाँ पर आज के समय पर कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन इनकी पॉपुलेशन को काफ़ी बड़ा नुकसान है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं, ये बहुत बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। प्रोटेक्शन स्टेटस को जब हम लोग देखते हैं ना, तो 3 चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखनी होती है। क्या क्या? IUCN साइट्स शेड्यूल, अब सॉरी WPA। यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट में इस बर्ड को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। बहुत लंबे समय से हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है ये बर्ड की प्रजाति बहुत बहुत ज़्यादा खतरे में है,
ठीक है ना। और अगर ये 150 बर्ड्स बची हुई हैं, 150 से कम बची हुई हैं, ये भी ख़त्म हो जाए ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? बट एक्सटिंक्ट कैटेगरी में, यानी कि ये विलुप्त हो जाएगी। फिर हमें इसको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चीता हो गया था इंडिया से विलुप्त, है ना, याद होगा। अभी हमने अफ्रीका से मंगाए हैं वो चीता, वो थोड़े अलग हैं। भारत में एशियन चीता पाया जाता था। बाकी यहाँ पर साइट्स की बात करें, ये तो आपने आयुसीएन के बारे में डिस्कस किया। साइट्स के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका क्या पर्पज़ होता है? जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो स्पीशीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इसने अपेंडिक्स 1 में इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रख रखा है। इसकी भी 3 लिस्ट होती हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। तो अपेंडिक्स 1 वाली जो लिस्ट है उसके अंदर इसको रखा हुआ है। रखने का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि जो इसका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, जो व्यापार है, उसके ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक है रहे, रिस्ट्रिक्शंस रहें, कोई यहाँ पर इसका व्यापार ना कर पाए। ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, हाई प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि जब बर्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा खतरा है इसको, तो हम इसको बचाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। देखो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने चलाए हैं ऑलरेडी इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम को यहाँ पर चलाया गया है। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम जो है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर में आता है, यानी कि आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। दूसरा, खाली नाम ध्यान रखना, एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान। ठीक है। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटीज़। ठीक है ना। तो यानी कि हम इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया था। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च किया गया था राजस्थान की सरकार के थ्रू। ठीक है ना। इनका एम यहाँ पर यह था कि हम इन बर्ड्स की ब्रीडिंग करवा सकें और साथ ही साथ में इनकी जो खासकर पॉपुलेशन उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे इतना डिटेल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत बारीकी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर करके यहाँ पर ना हम लोग, अगर आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर जुड़े हुए रहते हो तो आपको पता होगा हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से यूपीएससी को एनालाइज कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। हालांकि हर बार नया झटका मिल जाता है, ये आम बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो अगेन 2020 में ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन यहाँ पर था इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसके रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना ये था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन यानी कोई भी इंसान का एरिया नहीं देखने को मिलेगा इस पूरे पार्क के अंदर में। तीसरा, यहाँ पर ये एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ही इंपॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पाई जाती है। ठीक है ना। नीचे आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, 1 और 3 ओनली। ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटेट है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाता है गलत। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका होगा। दूसरा, अगर हम कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो हमने डिस्कस किया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है खासकर डेजर्टेड एरियाज़ में पाई जा रही है। गुजरात, राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट वाले एरियाज़ वहाँ पे पाई जा रही है। तो एक अंदाज़ा लगा सकते थे, थर्ड को हम लोग यहाँ पर सही, थर्ड स्टेटमेंट को बिल्कुल सही करार दे सकते थे। आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी जो है इसके बारे में मिल चुका है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनते रहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये वाला। अब ये क्या बात करता है? CDSO बार्स तमिलनाडु बेस्ड फर्म फ्रॉम मेकिंग आई लुब्रिकेंट। देखो, कल मैंने आपको एक कंट्रोवर्सी समझाई थी। देखो, आज से पहले पिछले साल की बात बता रहा हूँ, कुछ सिरप थे, कफ सिरप। ठीक है। खांसी को सही करने वाले सिरप थे, और इस सिरप की वजह से कुछ लोगों की जान गई थी उज़्बेकिस्तान में, युगांडा में, है ना। कुछ बच्चों की जान गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल बिगड़ चुका था इंडिया की मेडिसिन को लेकर। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और केस निकल कर आया। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर में जो ये आर्टिफिशियल टीयर है ना, ये आर्टिफिशियल टीयर, ये आई ड्रॉप है। इस आई ड्रॉप को लेकर एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिला है। बोला यह जा रहा है कि अमेरिका ने यह बताया कि 55 एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले हैं यूएसए के अंदर में। ठीक है ना। 55 केसेस निकल कर आए जहाँ पर इस आर्टिफिशियल टीयर्स का, इस आई ड्रॉप का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और इन्होंने जो यूएसए की CDC है, दैट इज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है। बीमारी को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर एक बॉडी है CDC, तो ये यूएसए की बॉडी है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कल बताया इन्होंने कि ये आई ड्रॉप इतनी खतरनाक हो सकती है कि किसी की आंख भी चली जा सकती है ना, उसको दिखना बंद हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर उसकी डेथ तक हो सकती है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो CDSCO है, CDSCO क्या है, ये भारत की बॉडी है, इसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसका काम यह है जो भी ड्रग्स होती हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं, इनका इंस्पेक्शन करना। तो इन्होंने अभी तमिलनाडु की जो ये फर्म है ना, जो कंपनी है जो कि यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिफिशियल टीयर्स को बना रही है, ये वाले टीयर्स बना रही है, अभी यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर बोला कि आप अभी इस लुब्रिकेंट को मत बनाओ, इस दवाई को मत बनाओ, जब तक हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते तब तक आपको ये दवाइयाँ नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि कल ये न्यूज़ निकल कर आई थी, आज यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाओगे ये लुब्रिकेंट का ऐड वगैरह चलता है यहाँ पर। ठीक है ना, आइज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है, इस दवाई को यूज़ किया जाता है। बट यूएसए की साइड से जो ये निकल कर आया है पूरा का पूरा इशू, अब इसको लेकर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भारत के अंदर में आखिरकार कैसे हम लोग दवाइयों को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। देखो, इंडिया के अंदर में जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, उनको अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आ जाता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 ये देखने को मिलेंगे। इनके पास में कई सारी जिम्मेदारियाँ, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब इस माध्यम से, इस रूल के माध्यम से जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके पास में कुछ रेगुलेटर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है ताकि जितनी भी दवाइयाँ हैं कॉस्मेटिक्स से उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यही बॉडी यानी यही जो हमारे एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है आयुर्वेदा, सिन्नी, यूनानी मेडिसिन को लेकर। इस प्रकार से हमारे पास में एक दूसरी बॉडी है CDSCO। इसका काम क्या है, कोई भी यहाँ पर दवाई है, कोई भी ड्रग है, कॉस्मेटिक है ना, उसकी क्वालिटी को यहाँ पर मेजर करना, उसकी एफिशिएंसी, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने का यहाँ पर ये काम करता है CDSCO। ठीक है, इवन यहाँ पर जो भी दवाइयाँ भारत के अंदर में इंपोर्ट हो रही हैं या जिनको लाइसेंस देना, कोई मैन्युफैक्चरर आया है जिनको लाइसेंस का अप्रूवल देना है, वो सारा काम यहाँ पर CDSCO के माध्यम से किया जाता है। और इसी CDSCO ने अभी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दी है। इवन भारत से जो भी यहाँ पर दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं बाहर देशों के अंदर में, वो सब यहाँ पर CDSCO ही रेगुलेट करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए इंडिया में जितनी भी ड्रग्स है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो मेन काम है, इसको रेगुलेट करने का काम है, वो किसका है, तो वो सब काम यहाँ पर CDSCO का देखने को मिलता है। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। बस होना ये चाहिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी दवाइयों को बना रहा है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके पास में CDSCO का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये एक सर्टिफिकेट देता है, अगर उनके पास में इसका सर्टिफिकेशन है देन उसके बाद वो दवाई बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में वर्ल्ड पेज पर आएंगे तो एक लौता सा आर्टिकल है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है ऑलरेडी, है ना। पाकिस्तान ने विकीपीडिया पेज को ब्लॉक कर दिया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अभी। फिर उसके बाद आपको पता होगा आज है संडे, और संडे में हमेशा एडिटोरियल या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज नहीं आता है। संडे में साइंस एंड टेक का पेज आता है। तो साइंस एंड टेक में बस खाली एक लौता सा लंबा चौड़ा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जो कि पढ़ना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है साइंस एंड टेक के आज के पेज पर। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इस आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है ना, उसका इंक्रीमेंट होना, टेम्परेचर लगातार बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गर्मी लगातार बढ़ेगी। ठीक है ना, और इसके चक्कर में क्लाइमेट चेंज में आपको देखने को मिलेगा कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहा है दुनिया भर के लिए, और आने वाले समय में आप कह सकते हो कि ये हाइड्रो पावर जनरेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन जो ये डैम है यहाँ से बहुत सारी दिक्कतों को भी पैदा कर सकता है। जो बांध होते हैं ना, यहाँ पे इन बांध से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से, इस ज़्यादा बारिश की वजह से। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस पूरे आर्टिकल में ये पिक्चर काम का है, तो यही पिक्चर ने पूरा का पूरा आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। देखो यहाँ पर ये बोला गया कि मान लो एक रेजर्वायर है, इस प्रकार से यहाँ पर एक डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर डैम बना रखा है पानी को रोकने के लिए, नदी का पानी रोक रखा है। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उस एरिया में, और वो डैम पहले से मान लो फुल था, पूरा पानी भरा हुआ था ऊपर तक, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब जब पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगा, ये ओवरफ्लो करने लगेगा, और ओवरफ्लो अगर होने लगेगा तो डैम में से पानी छोड़ना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए, वरना बांध टूटने की भी सिचुएशन बन सकती है। अब पानी छोड़ना पड़ेगा, और अचानक से सडनली पानी छोड़ते हो तो नीचे वाले एरिया में क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, फ्लड लाइक सिचुएशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा ही यहाँ पर ज़्यादातर होता है। ठीक है,
और आपको पता होगा यहीं से हम जो पानी कलेक्ट करके रख रहे हैं हाइड्रो पावर डैम्स जो बना रहे हैं, वहाँ से हम लोग काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, वो जनरेट कर भी पाते हैं। ठीक है, इंडिया में आप देख पाओगे बहुत सारा हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है। इवन इंडिया में हाइड्रो पावर से 13% तक जो पावर है, जो एनर्जी है, वो यहाँ पर जनरेट की जाती है। एक स्टडी यहाँ पर हुई जिसने यहाँ पर मेंशन किया, देखो सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है वो यहाँ पर छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन यानी बाढ़ वाली सिचुएशन जो है बनने लगती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर स्टडी में बताया गया कि जैसे जैसे यहाँ पर क्लाइमेट, मैंने बताया क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है वो और ज़्यादा वार्म हो रहा है, यानी कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इस वार्मर क्लाइमेट की वजह से जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो वार्मर क्लाइमेट की वजह से हाइड्रो पावर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है पूरे देश भर में, और उसकी वजह से यहाँ पर मतलब पहले तो रेनफॉल वगैरह इंक्रीज़ होगा, रेनफॉल इंक्रीज़ होगा तो इससे यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकते हैं हाइड्रो पावर का, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में डैम का कंपैरिजन किया गया, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में आपको डैम्स देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर यहाँ पर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो डैम्स हैं वो रेनफॉल को ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हम नॉर्थ इंडिया में आने वाले समय पर थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं इसका प्रॉपर यूज़ करके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो अभी यहाँ पर रेजरवायर ये खाली है, ठीक है ना, एक रेजरवायर एक डैम है, अगर वो थोड़ा सा खाली है, बारिश हो रही है प्रॉपर, अगर क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर वो खाली रहता है, और अगर बारिश होती है और ज़बरदस्त बारिश होती है तो उसके चक्कर में वो फुल हो जाएगा, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन डैम ऑलरेडी फुल है, पूरी तरह से भरा हुआ है, और उसके ऊपर बारिश हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। दोनों ही यहाँ पर इसके हैं फ़ायदे नुकसान, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, दोनों तरीके की चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर पानी कम है तो ज़्यादा हाइड्रो पावर हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे, और पानी एक्सट्रीमली फुल है और ज़्यादा है और बारिश भी भरकर होती है, खूब ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यानी चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं हम इसको एज अ प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं, ढेर सारा हाइड्रो पावर को जनरेट भी कर सकते हैं अगर हमारा डैम थोड़ा सा खाली होता है तो। ठीक है ना, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्टोरेज को मेंटेन करना होगा, स्टोरेज को देखते हुए चलना होगा। अगर यहाँ पर हम थोड़ा स्टोरेज बना सकते हैं, हमें थोड़ी संभावना लग रही है वेदर की, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा डैम के अंदर, रिजर्वायर के अंदर स्टोरेज को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है ना, तो हम वेदर को फोरकास्ट करके स्टोरेज मेंटेन कर लेंगे, और ये काम कर लिया जाएगा तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। पहले अगर थोड़ा पानी छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद रिजर्वायर खाली रहेगा, बारिश होगी, कलेक्ट होगा, उसका हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम फोरकास्टिंग नहीं करते, एक अंदाज़ा लगाने के बाद में काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मैंशन किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आपको पता होगा संडे में ना फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज आता है, तो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQ का पेज। समझते हैं क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत डिटेल से, मतलब पूरे पेज पर ही आप देख पा रहे होंगे, नीचे तक पूरे पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। क्या बात की जा रही है, वाई हैव मैंग्रोव्स गॉट अ बजट पुश। आपको पता है कि 2023 का जो बजट है वो रिसेंटली आ चुका है, और उस बजट के अंदर में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बजट में पढ़ाया था, जिसका नाम था मिश्ती। बजट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्त, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। करना क्या है, 2 फरवरी द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन लिख देना, आपको बजट का वीडियो मिल जाएगा, और बजट को बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बजट 2023-24 के अंदर एक इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, उसका नाम है मिश्ती। अब मिश्ती की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये इसका फुल फॉर्म रखा गया है। इसका पर्पज़ यहाँ पर यह है कि जितने भी हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, जितने भी हमारे मैंग्रोव्स एरियाज़ हैं, उसको हम थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें, और मैंग्रोव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मैंग्रोव्स होते क्या हैं, आपको पता होगा, जो बिल्कुल किनारे तट वाले रीजन पर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर आप कह सकते हो, खारे पानी में जो पेड़ निकलते हैं वो मैंग्रोव्स कहलाते हैं। ऐसी चीज़ बहुत कमी से मिलती है, ये भी एक यूनिक है। भारत में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पाओगे गुजरात में, देन उसके बाद में महाराष्ट्र में कुछ एरियाज़ में, यहाँ पे समुद्र वाले रीजन में, देन इधर कर्नाटका के रीजन में, इधर तमिलनाडु के समुद्र वाले रीजन में, देन इधर आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और ये सुंदरबन वाला रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, भरकर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर इसके पीछे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं।
तो 10 एरियाज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया, ये मैंग्रोव कवर स्टेट हैं। यहाँ पर कई सारे स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव्स वाले जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है अपने लोगों का, वो है 5K प्लस का, उसको फटाफट अचीव करवा दो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। 11,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक और छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन करना था आज, ये थोड़ी सी बात पहले बतानी थी बट थोड़े से लेट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखो बात यहाँ पर यह है कि द हिंदू का न्यूज़पेपर कितने बजे आ रहा है। अब इनका टाइम फिक्स हो चुका है, 6 बजे यहाँ पर ये न्यूज़पेपर आ रहा है पिछले कुछ समय से, और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो लोग यहाँ पर सुबह सुबह वीडियो की मांग कर रहे थे, अब यहाँ पर देखो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब फिर भी अभी भी 6 बजे आ रहा है, तब भी हम थोड़ा बहुत मैनेज करके 9 बजे तक वीडियो को लेकर आ जाते हैं। देखो पहले न्यूज़पेपर आता था 3 बजे, अब 6 बजे। 3 बजे जब आता था तो 6 बजे मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग मतलब 6 बजे मोस्टली टाइम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया करता था। 6 बजे रिकॉर्डिंग होकर 7:30 बजे तक वीडियो आपका आ जाता था। बट अब 6 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है, तो आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे लगेंगे पढ़ने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, PDF को एडिट करने में, यहाँ पर PDF में इन्फॉर्मेशन लगाने में, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग चलती है। मतलब अगर 1 घंटे का वीडियो है तो 1.5 घंटा फिर भी रिकॉर्डिंग में लगता है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऊपर नीचे होती रहती है उसको मैनेज करते करते। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कोशिश करेंगे फिर भी 9 बजे तक आपका वीडियो लेकर आ जाएँ, 8:50 9 बजे से, 9 बजे से पहले पहले आपका जो वीडियो है वो आपको द हिंदू का वीडियो मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर दुनिया भर के वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, मॉर्निंग में अपलोड हो जाते हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखो, वो वीडियो वही है या कौन सा है। ठीक है ना, द हिंदू का ही है या किसी और चीज़ का है। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप खुद एनालाइज़ करो। कि मैं देखता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि सर ये तो यहाँ पर वीडियो जल्दी दे देते हैं, सर ये चैनल जल्दी दे देता है, वो चैनल जल्दी दे देता है। तो मुझे पता है यार बहुत से लोग जल्दी दे देते हैं, बट आपको कंपैरिजन थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है ना, अब जल्दी देने को तो जैसे 6 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है, तो अगर न्यूज़पेपर ही कवर करवाना हो तो 6 से 7 पढ़कर मैं 7 से 8 बजे मतलब 8 बजे तक मैं आपको पढ़कर अपलोड कर सकता हूँ। 30-40 मिनट में पूरा अखबार कवर कर सकता हूँ। लेकिन क्या अखबार कवर करने से काम हो जाएगा? अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपने पढ़ा, बराबर में पिक्चर लगा, अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से? मतलब मैं खाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको ना पढ़ाता, जो आर्टिकल में वो पढ़ाकर निपटा देता, तो आप यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो आपको हेल्पफुल रहता, वो नहीं रहता। तो वही आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो ना, है ना। तो आई होप आप लोग बात को समझ रहे होंगे। देखो यार मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बार बार, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये न्यूज़पेपर की साइड से, तो हम भी क्या कर सकते हैं, है ना। चलो आगे आते हैं ना दोस्तों, अपन कहाँ पे थे? मैंग्रोव्स पर थे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हैं मैंग्रोव्स। ठीक है ना, ये आपको मैंग्रोव्स दिख रहे होंगे बिल्कुल जो समुद्र वाला रीजन होता है, समुद्र और जो ज़मीन वाला रीजन होता है वहीं पर बिल्कुल पास में इस प्रकार से समुद्र के अंदर ग्रो कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक छोटा सा पिक्चर, समुद्र के अंदर से यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये पिक्चर अभी देख सकते हो, जैसे सुंदरबन वाले रीजन में ना इस प्रकार से आपको ये मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे, जो कि जस्ट किनारे लगातार घने मैंग्रोव्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया, खारे पानी में ग्रो करते हैं, ये आपने समझ लिया। तो मैंने ये पिक्चर जानबूझकर दिखाया है ताकि एक संतुष्टि मिल जाए कि अब आर्टिकल जो को कवर करेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए। तो अब डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में जो बताया गया कि मैंग्रोव्स कैसे हेल्प करता है हमारी, कैसे मदद कर सकता है, मैंग्रोव्स को लेकर इंडिया में क्या सिचुएशन है। और एक चीज़ इसलिए भी यहाँ पे मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मैंग्रोव्स को लेकर एक अलायंस, एक जो ग्रुप है उसको लेकर बातचीत हुई थी, याद होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वीं यानी COP27 की जो मीटिंग हुई थी, जो समिट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो समिट हुआ था इजिप्ट के अंदर शार्म एल शेख में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पूरा समिट हुआ था COP27 का, वहाँ पे कई सारे देश साथ में आए, और साथ में आने के बाद में अनाउंसमेंट कर दिया गया मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का, यानी मैंग्रोव अलायंस नाम का एक ग्रुप बना दिया गया। और ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट क्या है? कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश हैं? UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। ये कुछ देश हैं जो कि यहाँ पर इस ग्रुप को बनाते हैं। और इन देशों का काम क्या है? इन्होंने मिलकर जो ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया, ये जो संगठन बनाया ना, इनका मेजर पर्पज़ यहाँ पर ये था कि ये लोग मांग कर रहे थे कि हम एजुकेट कर सके, लोगों को बता सके, दुनिया भर में अवेयरनेस, जागरूकता फैला सके मैंग्रोव्स के बारे में, कि मैंग्रोव्स का आखिरकार कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मैंग्रोव्स किस प्रकार से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। जो ये लगातार गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन मैंग्रोव्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कैप्चर करके रखता है।
क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स ग्रो करने चाहिए। बट आज के समय पर बहुत सारे मैंग्रोव्स ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर ये ग्रुप बना था पिछले साल, जिन्होंने मांग ये की थी कि बिल्कुल हमें मैंग्रोव्स को सुरक्षा देनी होगी, और इस पर्पस की वजह से हमने इस ग्रुप को बनाया। और ये ग्रुप का मकसद ये है दुनिया भर में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। हालांकि यहाँ पर ये ग्रुप बेसिकली एक एज आई वॉलंटरी बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसको फॉलो करना है, कोई इन्होंने कमिटमेंट नहीं लिया है, कोई भी यहाँ पर ऐसी यहाँ पर प्रॉमिस वगैरह नहीं करें। बट टारगेट यही कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को यहाँ पर एक्सपर्टीज़ दे सकें, ताकि मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया जा सके, इसको मैनेज किया जा सके और इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंग्रोव्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। वैसे तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई दिया है। मैंग्रोव्स यहाँ पर कुछ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज देखने को मिलेंगे, यानी नमकीन चीज़ों को झेल सकें। पेड़ ना नमकीन पानी में ग्रो नहीं कर सकता, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा समुद्री पानी में। समुद्र में कभी पेड़ आपने देखा है? नहीं। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़ है, इनकी यही खास बात है कि समुद्र वाले रीजन में भी ग्रो कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पर भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। और खासकर जो हमारा कोस्ट लाइन, जो तट वाला रीजन होता है, जहाँ पे समुद्र और ज़मीन मिल रही होती है, खासकर वहीं किनारे वाले रीजन में ज़्यादातर बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो मैंग्रोव्स हैं खासकर उस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर जो फ्रेश वाटर है, जो साफ़ पानी है, वो हमारे खारे पानी के साथ में यानी कि समुद्र के पानी के साथ में मिल रहा हो, उस एरिया में ज़्यादातर यहाँ पर ये मैंग्रोव्स ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इन मैंग्रोव्स के अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख पाओगे, सैलिन एनवायरनमेंट के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी एरिया में खारा पानी है, उस खारे पानी में प्लांट का ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो मैंग्रोव्स हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं। चाहे सॉल्ट का कंटेंट कितना ज़्यादा हो, वो ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन का कंडीशन थोड़ा कम होता है, बिना ऑक्सीजन के भी यहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। लो ऑक्सीजन, थोड़ी ऑक्सीजन लेकर भी यहाँ पर ये मैंग्रोव्स ग्रो कर सकते हैं। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, देखो कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा होगा ना, उसका जो अंडरग्राउंड टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। बट मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा लिमिटेड होता है या कभी कभी होता नहीं है, लेकिन उसका बावजूद भी प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, अब आप कहोगे फिर ये प्लांट सांस कैसे लेगा जब ऑक्सीजन ले नहीं रहा है? तो ब्रीथिंग पर्पस के लिए इनके पास में एक स्पेशल रूट होती है, ध्यान रखना, एक स्पेशल टाइप की जड़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमाटोफोर्स। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमाटोफोर्स बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमाटोफोर्स क्या है, तो ध्यान रखना एक स्पेशल रूट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। तो ध्यान रखना एक स्पेशल रूट है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में, तो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, वो है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यानी कि आप देखोगे ना कि इनके जो रूट्स हैं, यानी कि इन पेड़ के जो जड़ें हैं ना, वो हमारे पानी के अंदर सबमर्ज रहती हैं, पानी के अंदर हमेशा डूबी रहती हैं, क्योंकि पानी के अंदर से पेड़ निकल रहा है, हमेशा उसके अंदर सबमर्ज रहती हैं, है ना। उस एरिया में भी यहाँ पर ग्रो कर सकता है, जबकि वो सिचुएशन बहुत सारे प्लांट्स को मार देती है। हमेशा अगर पानी में पेड़ रहेगा तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिकली बना हुआ है। तो ये बताया जा रहा है इस चक्कर में इसको हमें और प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि अगर समुद्र में कोई यहाँ पर आप कह सकते हो सुनामी या कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन चीज़ों को, उन वेव्स वगैरह को काफ़ी हद तक ये पेड़ कंट्रोल कर लेते हैं। वो सुनामी का असर ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं होने देता, क्योंकि ये तट वाले रीजन पर उगे हुए होते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल ये भी है, डिज़ास्टर को ये उस पार नहीं जाने देते हैं, है ना, या फिर जाता भी डिज़ास्टर तो बहुत कम उसका असर पड़ पाता है। तो ये बहुत बड़े रूल्स आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव्स के। अब बात करते हैं जो ये मैंग्रोव है ये कितने एरिया में कवर है। अगर हम दुनिया भर में बात करें, दुनिया भर में कितने मैंग्रोव्स हैं आज के समय पर, जो टोटल मैंग्रोव का एरिया है दुनिया भर में, वो लगभग 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये टोटल मैंग्रोव एरिया फैला हुआ है। यहाँ पे इतने एरिया में दुनिया भर में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव है वो हमारे एशिया में पाया जाता है। एशिया, जहाँ पर इंडिया भी आ रहा है, जो पूरा का पूरा एशिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और एशिया में भी स्पेसिफिकली साउथ एशिया यानी अगर आप देखोगे स्पेसिफिक तरीके से, इंडिया हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब इंडिया का पार्ट हो गया, है ना। साउथ एशिया में ज़्यादातर आपको ये मैंग्रोव एरिया देखने को मिलेगा। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव साउथ एशिया में पाया जाता है, और खासकर इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली इंडिया के ऊपर। इंडिया में स्पेसिफिकली यानी कि अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो कितना मिलता है, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल मैंग्रोव का पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया 45.8% मैंग्रोव आप कह सकते हो कवर करता है, या फिर पूरे साउथ एशिया में इतना कंट्रीब्यूट देता है।
तो पूरे साउथ एशिया में केवल और केवल भारत में 45.8% का टोटल मैंग्रोव एरिया देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ऐसी यहाँ पर एक और रिपोर्ट आ चुकी है 2022 की भी, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ये मैंग्रोव कवर है इंडिया के अंदर में, ये लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। मतलब हमारे देश का 0.15% का जो हिस्सा है ना, उस एरिया में यहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। और जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है भारत के अंदर वो कहाँ पर है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के अंदर। मैंने आपको दिखाया था ना, ये आप मैप देख पा रहे होंगे ऊपर, ये बेसिकली सुंदरबन वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन आपको दिख रहा होगा। सुंदरबन वैसे फैले हुए हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि मैंग्रोव एरिया है। मतलब पूरे दुनिया का, आप इमेजिन करो, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला जंगल यहाँ पर मिलता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसी वजह से डाल रखा है। दूसरा, ये मैंग्रोव्स उसके बाद गुजरात के अंदर में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या ये सारी चीज़ें? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यूपीएससी ने साल 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। यानी कि ये जो आपको 4 अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडियस तीनों प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। अब इनको मैं अलग से पढ़ाने लगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, नाम से वैसे आपको पता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब मैंग्रोव की बात की जा रही है तो ऐसे सवाल बन जाते हैं डायरेक्टली। इसी वजह से मैंने आपको मैप दिखाया। तो इसके बेसिस पर अगर हम इस सही आंसर को देखें तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है ना, तो इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट तीनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इंडिया में जहाँ जहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वो अलग अलग एरिया के नाम से जाने जाते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव्स इधर है, महानदी मैंग्रोव्स है इधर, कृष्णा गोदावरी नदी पर मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे, गोवा मैंग्रोव्स हो गए, यहाँ पर रत्नागिरी मैंग्रोव्स हो गए, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात हो गए, इधर यहाँ पर कावेरी डेल्टाइक मैंग्रोव्स हो गए, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड में मैंग्रोव्स हो गए। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। तो बजट के अंदर स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस किया गया है ताकि हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सुरक्षा दे सकें। इसका होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे कोस्टल एरियाज़ को बचाने के साथ साथ इसके कई सारे काम और हैं। एक स्पेशल काम पता है क्या है? इन मैंग्रोव्स की खास बात यहाँ पर ये बहुत सारा कार्बन अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। जो पोल्यूशन होता है ना, कार्बन, वो अपने अंदर ये स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो आप इमेजिन करो बहुत सारा पोल्यूशन अपने अंदर पकड़ कर बैठे पड़े हैं, और अगर इनकी कटाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन बहुत सारा रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा एनवायरनमेंट के अंदर में। ठीक है, आगे आता है। देन नेक्स्ट, इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बस खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लो उसको, है ना। कुछ ज़्यादा चीज़ें अलग से होती है तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं। क्या है आओ समझते हैं। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूएई और फ्रांस को। तो यूएई, फ्रांस, इंडिया, ये तीनों देश साथ में मिलकर काम करने वाले हैं क्लीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, ये जो ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है, यानी 3 देशों का मिलकर इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो सर्व करने वाला है एक मंच की तरह। और इनका काम यहाँ पर ये है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, इसको हम थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तीनों ने मिलकर साथ में दिया है कि हम आने वाले समय पे सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जोर देने वाले हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, उसके ऊपर थोड़ा हम ज़्यादा जोर देने वाले हैं। सन की ऊर्जा से हम ढेर सारी जो बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। जैसे आज के समय पर बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगाई जाती हैं, कोयला जलाना पड़ता है, बट वैसा ना हो, हम सोलर एनर्जी से ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, वो हमारा बेसिकली एक टारगेट है। और इसके लिए तीनों देश मिलकर साथ में काम करने वाले हैं। ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना हमारे द हिंदू का एक और आर्टिकल है। आज मैंने आप लोगों से बोला था थाईलैंड को मैप में देखना, रीज़न है क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड के अंदर आपको पता होगा बहुत सारी कोरल्स पाई जाती है। कोरल्स क्या होती है? समुद्र के अंदर इस प्रकार से रंग बिरंगी आपको कोरल्स देखने को मिलती है। तो कहोगे रंग बिरंगी का, ये तो पीली हो रही है। हाँ, वैसे रंग बिरंगी होती है, लेकिन इसके ऊपर बीमारी लग गई है। तो इसी बीमारी की वजह से हमें इस आर्टिकल को पढ़ना है। ये जो बीमारी है ना, इसको बोलते हैं येलो बैंड डिजीज़। क्या बोलते हैं? येलो बैंड डिजीज़। पीली कलर की यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो पूरी कोरल के ऊपर चिपट जाती है, जिसके चक्कर में कोरल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कोरल मर जाता है और इसके मरने से काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक वीडियो आती है जहाँ पर मेंशन किया गया कि कोरल जो है ना, खासकर थाईलैंड वाले रीजन में, थाईलैंड के जो समुद्र के आसपास, वहाँ पे जो अंदर कोरल पाई जाती है,
वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये येलो बैंड डिजीज़ फैलती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर रिसेंट टाइम में रिलीज़ हुए हैं। तो डिस्कस करेंगे कोरल्स आखिरकार क्यों यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं थाईलैंड के अंदर में, और ये येलो बैंड डिजीज़ क्या होती है, इनफैक्ट कोरल्स क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे दबाकर यूपीएससी ने पूछे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको येलो बैंड डिजीज़ का पिक्चर तो दिखा दिया, किस प्रकार से कोरल्स के ऊपर वो येलो कलर की जो डिजीज़ है वो चिपक चुकी है, वो हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ, थाईलैंड का जो सी फ्लोर है, थाईलैंड के अंदर में जो समुद्र है आसपास जो है उसके समुद्र के अंदर का जो सरफेस है वहाँ पर ये कोरल्स पाई जाती हैं, और इन कोरल्स पर ये इस प्रकार की डिजीज़ फैलती हुई नजर आई है। क्वेश्चन यह है कि सर ये येलो बैंड डिजीज़ क्या होती है। देखो, येलो बैंड डिजीज़ इसके नाम की वजह से दे रखा है, क्योंकि इसका कलर येलो है, उसके बेसिस पर इसको नाम भी येलो बैंड डिजीज़ का दे रखा है। ये डिजीज़ को ऐसा नहीं है कोई नई डिजीज़ है, आज से कई साल पहले, दशकों पहले यहाँ पर पहली बार स्पॉट करी गई थी, और कैरिबियन सी के अंदर भी यहाँ पर ये देखने को मिलती है। प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है ना कि इस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस बीमारी का कोई भी क्योर, कोई भी सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि बड़ी बड़ी बीमारियां आई कोरल्स को परेशान करने वाली, वो सबका सोल्यूशन निकला, बट यहाँ पर इस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और इस चक्कर में जो कोरल्स हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ज़्यादा इनके ऊपर इन्फेक्शंस होने लगते हैं, और इस चक्कर में कोरल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब होती क्या है कोरल्स, पहले हम इसको समझते हैं। कोरल रीफ्स क्या होती हैं। देखो, कोरल ना एक जीव है, एक मैरिन इन्वर्टिब्रेट, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं है, एक ही जगह पर स्थिर है, एक ही जगह पर यहाँ पर जीता है, और पैदा होने के बाद में वहीं पर मर जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जीव आपको यानी समुद्र के अंदर रंग बिरंगी से देखने को मिलते हैं वो कोरल्स, वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, हम इनको पोलिप्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इनको क्या बोला जाता है, पोलिप्स, पोलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कोरल पोलिप्स होती है ना, इनका एक रिलेशनशिप होता है काई के साथ में। देखो ध्यान रखना, कोरल्स ना जूजेंथेलाई के बगैर, कोरल्स जूजेंथेलाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और जूजेंथेलाई कोरल्स के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर जीते मरते हैं, आप ऐसा कह लो। ठीक है, जो कोरल पॉलिप्स हैं ये एक सिम्बायोटिक, इसी चीज़ को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ध्यान रखना, क्योंकि जूजेंथेलाई जो ये एल्गी जो काई है वो कोरल्स को एनर्जी देता है, और कोरल्स यहाँ पर इसको सुरक्षा देता है। इसके बेसिस पर दोनों साथ में रहते हैं। ये एल्गाई क्या करता है, ये एल्गाई फोटोसिंथेसिस की मदद से इस कोरल को एनर्जी देने का काम करता है, जिसके चक्कर में कोरल जीवित रहता है, और ये कोरल उसके बदले में इस एल्गाई को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जीने में सहारा दे रहे हैं, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ध्यान रखना, जब भी कोरल्स की बात आएगी जूजेंथेलाई के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, कोरल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यार, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, है ना। कोरल रीफ समुद्र के अंदर जो होती है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारा जो एक तरीके से एनिमल्स हैं वो उन कोरल्स को खाते भी हैं, उस एरिया में रहते भी हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बहुत सारे जो कोरल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, यानी जो पोल्यूशन उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कोई स्टॉर्म वगैरह आया है, कोई यहाँ पर तूफान वगैरह आया है, उसको रोकने का काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो ये सारे अपने आप में सपोर्टिव सिचुएशन देखने को मिलती है कोरल के लेकर। एक इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कोरल रीफ ना कई सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहा है, फॉर एग्जांपल फिशिंग, टूरिज्म। लोग बड़े बड़े एरिया में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, लोग टूरिज्म के लिए पर्पस से जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं समुद्र के अंदर, उन कोरल्स को देखने के लिए जाते हैं। होती है डाइविंग वगैरह होती है, वो करवाई जाती है, डाइविंग नहीं उसको बोलते, वो करवाई जाती है वहाँ पे, और उसके लिए लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर उन कोरल्स को देखने के लिए समुद्र के अंदर। और वो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है ना, वहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीके से और बहुत सुंदर सुंदर, और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ वहीं पर पाया जाता है, वो ग्रुप वहीं पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग घूमने भी जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उस एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो रही है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। दूसरा, यहाँ पर इन कोरल्स के अंदर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि दवाइयों की तरह काम कर सकती हैं, तो ये दवाइयों के पर्पज़ से भी यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो अगेन एक और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशन में आपको बता ही चुका हूँ। फिर बात ये आती है कि इन कोरल्स को पिछले कुछ समय पर काफ़ी सारा थ्रेट, काफ़ी सारा खतरा देखने को मिलेगा। ये जो कोरल रीफ है ना, इनके ऊपर जो खतरा है वो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारा ओशन गर्म हो रहा है, टेम्परेचर जैसे हमारा गर्म हो रहा है, ओशन भी गर्म हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसके चक्कर में कोरल ब्लीचिंग वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, यानी कि जो इसके ऊपर काई लगी हुई है ना, वो काई साफ़ हो जाती है। और मैंने आपको बताया वो काई का काम क्या है, उस कोरल्स को मदद देना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ये एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज इन दोनों को अलग कर देता है, अलग हो जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है ना। तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में मैंने आपको समझाया। जब कोरल पॉलिप्स क्या होती हैं, ये अपने एल्गाई से अलग हो जाती हैं।
ठीक है ना। इसके चक्कर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और इसके चक्कर में कोरल को जब कोई एनर्जी मिलती नहीं है तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। इस चक्कर में हम इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। बाकी पोल्यूशन की बात करें तो जो ये कोरल रीफ हैं इनको काफ़ी बड़ा खतरा पोल्यूशन का भी देखने को मिलेगा। समुद्र के अंदर जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री से ढेर सारा गंदगी निकल रही है, इसके चक्कर में बहुत सारे कोरल्स की जान गई है और आने वाले समय पर और भी कोरल्स डैमेज हो सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है ओवर फिशिंग की। कभी कभी बहुत ज़्यादा फिशिंग करी जाती है, बहुत सारा मछली पकड़ी जाती है। इसके चक्कर में भी जो कोरल की पॉपुलेशन है वो लगातार ख़त्म होती चली जाती है ना। ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट विकास चल रहा है, बहुत सारे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, मैरिज बनाए जा रहे हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिससे कोरल रीफ पूरी तरह से तबाह किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं कोरल्स को। ये है कोरल्स को सबसे बड़ा खतरा। अब एट द लास्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत में कोरल्स पाई जाती हैं? क्या बिल्कुल पाई जाती हैं। भारत में कहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं? तो इंडिया का बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है। इंडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के साथ में टच करता है। कितना बड़ा? 7,517 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया में जब आप देखोगे तो कई सारे एरियाज़ में कोरल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो गल्फ ऑफ कच्छ है यानी गुजरात के अंदर में, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ कोरल रीफ्स रत्नागिरी, मालवन, रेडी, साउथ बॉम्बे, उसके बाद यहाँ पर गवाशनी बैंक, ये सब फिर उसकी गवाशनी बैंक जो कि मैंगलोर के वेस्टर्न रीजन में स्थित है, यहाँ पर भी कोरल रीफ्स के पैचेस पाए जाते हैं, यानी कि इन समुद्र वाले हिस्सों में कोरल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो भारत ने तो कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कोरल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे उसमें से एक इनिशिएटिव है नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम। दुनिया भर ने भी कई सारे अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव हो गया, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव वर्ल्ड के लेवल पर भी स्टार्ट करे गए हैं। तो ये जो बातें बताई हैं आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यूपीएससी ने साल 2007 के अंदर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था, लार्जेस्ट कोरल रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन से कोस्टल रीजन में पाया जाता है? कौन से देश के पास में कोस्टल रीजन में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा कोरल रीफ रीजन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे यूपीएससी ने 2014 में एक और प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। ये 4 रीजन्स आपको दिए गए और इनमें से पूछा इन चारों में से बताओ कोरल रीफ्स कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर चौथा सुंदरबन। तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, 2 एंड 4 ओनली, उसके बाद में 1 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो बताओ क्या है सही उत्तर? वैसा भी मैंने आपको बताया, भारत में कोरल रीफ्स अंडमान में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, गल्फ ऑफ मन्नार में भी। सुंदरबन की तो हमने बात ही नहीं की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही होगी। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। नाउ फटाफट हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको पता है संडे मेंस का क्वेश्चन लेते नहीं हैं। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर कि 2015 में जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स इसमें आते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओनली, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की बॉडी को लॉन्च किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कुछ ही मेंबर्स हैं आज के समय में। तो इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया था। ध्यान में रखनी है ये बातें। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।